डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मैंने यहां कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सेंट्रल मेटल केटायन कौन सा होता है, ठीक है ना। इसको बताने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं। जैसे स्टूडेंट्स, मान लिया हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड हमने बनाया, ओके। तो स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड में सेंट्रल एटम कौन सा होता है? ऑब्वियस सी बात है, सल्फर। तो जैसे किसी कोवलेंट मॉलिक्यूलर स्पीसीज में हम सेंट्रल एटम की बात करते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम सेंट्रल मेटल केटायन या सेंट्रल मेटल एटम की बात करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूं कि सेंट्रल मेटल केटायन कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स। ओके, देखिए यहां पर सेंट्रल मेटल केटायन है कॉपर, इसमें सेंट्रल मेटल केटायन है आयरन, इसमें सेंट्रल मेटल केटायन है कोबाल्ट केटायनिक पार्ट का, और एनायनिक पार्ट में सेंट्रल मेटल केटायन है जिंक। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल है निकल। निकल की बात होगी, जैसे हमने कहा था सेंट्रल एटम यहां सल्फर है। अब जैसे मैं आपसे ये बात करूं कि सल्फ्यूरिक एसिड में जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप बताओगे कि सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ठीक है ना, क्योंकि इसके 6 सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हैं और सभी 6 बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट से बॉन्डेड है। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहां बात करते हैं, सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। पहले हमने बताया सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल केटायन। ओके, कैसे ट्रेस करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए ये स्टूडेंट्स सल्फेट है, सल्फेट और इस पार्ट के बीच में, यानी सल्फेट और इस पार्ट के बीच में बेसिकली क्या है? आयनिक इंटरेक्शंस हैं। इनके बीच में स्टूडेंट यहां पर क्या है? आयनिक इंटरेक्शंस हैं, ओके। यानी ये और इसके बीच आयनिक इंटरेक्शन है। यहां पर पोटेशियम आयन और इसके बीच आयनिक इंटरेक्शन है। इस पार्ट और इस पार्ट के बीच आयनिक इंटरेक्शन है, लेकिन स्टूडेंट्स ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्योंकि इसके यहां पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केटायनिक और एनायनिक पार्ट होता है तो हम इसको बोलेंगे स्टूडेंट, जैसे सल्फेट है ना, तो ये हम बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर में कौन है? सल्फेट। बिकॉज जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो हमें सल्फेट आयंस फ्री मिलेंगे। इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर में स्टूडेंट कौन आएगा? K+ आएगा। बिकॉज on adding this complex into water we will obtain free potassium ions, while in this case इस स्पीसीज के लिए ये आयोनाइजेशन स्फीयर होगा और इस स्पीसीज के लिए ये आयोनाइजेशन स्फीयर होगा, लेकिन इसमें कोई भी आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है क्योंकि इस स्फीयर यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट या राइट साइड में कोई ऐसा स्पीसीज नहीं है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ उसके साथ आयनिक इंटरेक्शन में हो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पे आयोनाइजेशन स्फीयर में सल्फेट है और सल्फेट पे सभी लोग जानते हैं 2- चार्ज होगा। तो यहां पर जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इस पर कितना चार्ज हुआ? 2+ हुआ। और अमोनिया सभी लोग जानते हैं न्यूट्रल होता है, तो अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होगा और अमोनिया ऐसे 4 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट क्या आएगी? यहां पर 2 आएगी, यानी
कॉपर, अमोनिया, इनके चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कितना है? 2+ है। तो अब हम जानते हो क्या कहेंगे कि सेंट्रल मेटल केटायन कॉपर है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 है। यहाँ शॉर्ट में मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स P एंड V, प्राइमरी वैलेंसी कॉपर की 2 हो गई। आइए बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आयोनाइजेशन स्फीयर में। यहाँ पर क्या है? पोटेशियम। तो पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? +1, और यहाँ पे 4 पोटेशियम है तो 1 × 4, यानी यहाँ पे 4+ आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा? 4- स्टूडेंट आ गया। यानी इसका मतलब हुआ कि Fe और Cn, यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है इन सभी के चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कितना आ रहा? -4 आ रहा। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा? ये Cn है, Cn का मतलब साइनाइड है बेसिकली, 1 × माइनस यानी -1 × 6, तो ऑब्वियस सी बात है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 2 होगी प्लस फॉर्म में। अच्छा, तो यहां पे प्राइमरी वैलेंसी स्टूडेंट कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल केटायन आयरन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, या इसी को हम कह सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी इसकी 2 है। यहां पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अब देखिए यहां पे थोड़ा ट्रेस कैसे करेंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में हम ट्रेस वहां से करेंगे जहां पे हम श्योर हो कि इस पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। जैसे हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि जिंक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, जिंक की फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती कितनी? +2। तो देखिए यहां पे Cn पे कितना चार्ज होगा? -1 × 4, ठीक है ना। जिंक की फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और इसलिए जिंक और साइनाइड इन सभी के चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कितना आ गया? 2-। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्क्वायर ब्रैकेट और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बीच स्टोइकियोमेट्री 1:1 है। ऑब्वियसली यहां पर कितना होगा? 2+ चार्ज होगा, और 2+ का मतलब हो गया, देखिए यहां पर क्या कि यानी कोबाल्ट, Br और अमोनिया इनके चार्जेस का एल्जेब्रिक सम +2 आ रहा, यानी 0 × 5। यहां पर Br, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये Br यहां पर क्या किस फॉर्म में है? लुईस बेस के फॉर्म में। इसका मतलब क्या होगा? इसका ऑक्टेट पूरा होगा, यानी Br माइनस होगा। तो यहां पर स्टूडेंट कितना आ गया? -1। तो ऑब्वियसली कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +3 आ गया। तो इस केस में प्राइमरी वैलेंसी स्टूडेंट कितनी आ गई? 3। इस वाले केस में प्राइमरी वैलेंसी जिंक की कितनी आ गई? 2। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं × 4, ऑब्वियसली निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 0। तो स्टूडेंट प्राइमरी वैलेंसी यहां पर कितना आ गया? 0 आ गया। ओके, तो सेंट्रल मेटल केटायन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, एक मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस एक्सप्लेन किया। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होता है ना, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का मतलब सेंट्रल मेटल केटायन और उससे रिलेटेड जो लुईस बेसेस होते हैं जिनको आगे हम चल के लिगेंड्स बोलेंगे, इन सभी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, और इसको हम रखते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड व्हाटएवर हैज बीन पुट विदिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। समझ गया ना। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इंक्लूड्स सेंट्रल मेटल केटायंस एंड ऑल लुईस बेसिस, जिनको हम आगे लिगेंड्स कहेंगे, उन सभी को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में कॉपर हो गया और अमोनिया हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे स्टूडेंट क्या हो गया? यहाँ पे Fe आ गया और Cn आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे 2 स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, और इन दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अलग अलग कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज हैं, और यहाँ पर है क्या क्या। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे कि जैसे यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड में मैं आपसे बोलूं कि सल्फ्यूरिक एसिड में का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर सराउंडेड, है ना, आर प्रेजेंट इन सराउंडिंग
अराउंड व्हाट सल्फर, सल्फर के सराउंडिंग में कितने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 and 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी 4। ऐसे स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉपर ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है ना। कॉपर ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली है एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 4 अमोनिया ने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। इसका मतलब हुआ कि कॉपर जो यहाँ पे केटायन है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है ना। और इस कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग स्टूडेंट सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से भी जानते हैं, यानी 4। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल केटायन इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? It represents how many coordinate bonds it has been accepted from Lewis bases or so-called ligands. यहाँ पे स्टूडेंट्स आयरन ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट किए? 6, क्योंकि एक साइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी स्टूडेंट आ गई, यहाँ पर कितनी 6 आ गई। स्टूडेंट यहाँ पे कोबाल्ट के केस में सेकेंडरी वैलेंसी की आएगी या कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा यहाँ पे 6। यहाँ पे जिंक के केस में स्टूडेंट सेकेंडरी वैलेंसी आएगी कितनी 4, ठीक है ना। यानी जिंक की सेकेंडरी वैलेंसी 4, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या सेकेंडरी वैलेंसी 6। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स सेकेंडरी वैलेंसी कितना आ जाएगा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। ओके आगे हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स कि जैसे अगर मान लिया अमोनिया की जगह कोई हम बेंजीन जैसा कोई स्पीसीज ले लें, तो वहां पर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात नहीं करते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अमोनिया को अब तक अमोनिया, साइनाइड, ब्रोमाइड, इनको अब तक स्टूडेंट हम लोग लुईस बेस कहा करते थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इसको कहेंगे लिगेंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लिगेंड्स बोलेंगे। ओके लिगेंड्स। सो यानी अब तक स्टूडेंट्स जिन स्पीसीज को लुईस बेस कहा करते थे, ऐसे स्पीसीज को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन सभी लुईस बेस लिगेंड हो सकते हैं, लेकिन सभी लिगेंड लुईस बेस नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में आपको बताता हूं, और अभी प्राइमरी लेवल पर, बाकी हम आने वाले वीडियोस में भी आपको बताएंगे। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, लिगेंड्स आर दोज स्पीसीज व्हिच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग at least 1 electron pair to central metal cation or central metal atom। देखिए हमने यहां इलेक्ट्रॉन पेयर बोला है, लोन पेयर नहीं बोला है। सो दे आर दोज स्पीसीज which are capable of donating at least 1 electron pair। जैसे स्टूडेंट्स अमोनिया हम बात करें, ये अमोनिया हमने ले लिया, ठीक है ना। अमोनिया इट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे स्टूडेंट हम ब्रोमाइड ले लें, Br-, इसके पास 4 लोन पेयर हैं। इट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर टू सिंगल सेंट्रल मेटल एट ए टाइम। यानी है तो 4 लोन पेयर, लेकिन एक ही मेटल को एट ए टाइम एक ही लोन पेयर दे सकता है, ठीक है ना। तो ये आ गया ब्रोमाइड। अब आप जरा सोचिए स्टूडेंट्स कि यहां पर जैसे हम इथिलीन मॉलिक्यूल ले लें, ये इथिलीन स्टूडेंट आ गया, इथिलीन। हम बेंजीन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल ले लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए इसके पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट के थ्रू दे सकता है, अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट के थ्रू दे सकता है, लेकिन इथिलीन, बेंजीन और साइक्लोपेंटाडाइनाइल के पास, बल्कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल को थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं, इथिलीन और बेंजीन के पास देने के लिए लोन पेयर नहीं है, देने के लिए इसके पास सिर्फ पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। सो ethylene and benzene can form coordination compounds, can form complex compound with metal cation by contributing their pi electron cloud. तो देखिए क्या आज तक अभी आपने पढ़ा कि भाई बेंजीन लुईस बेस का काम कर रहा, नहीं कर रहा ना। इसलिए मैंने क्या बोला था कि सभी लुईस बेस लिगेंड हो सकते हैं, बट ऑल लिगेंड्स कैन नॉट बी लुईस बेस। ठीक, मैंने साइक्लोपेंटाडाइनाइल की बात इसलिए कही कि ये लोन पेयर भी दे सकता है और पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड भी दे सकता है, ठीक है ना। अब बाकी आगे हम बताएंगे स्टूडेंट्स। अब एक और बात स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं, एक टर्म और आता है स्टूडेंट्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कौन से होते हैं? हालांकि जेईई में इस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक क्या होते हैं। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस स्टूडेंट वो होते हैं जिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक ही टाइप के लिगेंड हो, रादर एक ही मॉलिक्यूलर स्पीसीज के ही लिगेंड हो। जैसे यहां चारों लिगेंड अमोनिया है, ये होमोलेप्टिक है स्टूडेंट्स, है ना। ये आ गया स्टूडेंट होमोलेप्टिक। ये भी होमोलेप्टिक है बिकॉज ऑल लिगेंड्स आर सेम, होमोलेप्टिक। दिस इज ऑल्सो होमोलेप्टिक। ठीक है ना। दिस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज हेट्रोलेप्टिक, heteroleptic. Why is it heteroleptic? Because this coordination sphere contains 2 different type of ligands, जबकि इसका एनायनिक पार्ट होमोलेप्टिक है। इसका जो ये वाला पार्ट है, दिस इज ये होमोलेप्टिक है। एज ए होल कॉम्प्लेक्स को हम अगर कहा जाए कि एज ए होल कॉम्प्लेक्स भाई बताइए, तो ये हम लोग किस में रखेंगे? या तो पूछे कि कैटायनिक पार्ट कैसा है, एनायनिक पार्ट कैसा है, या जो होल कैसा होगा, तो एज ए होल हम इसको हेट्रोलेप्टिक कैटेगरी में रखें, क्योंकि कैटायन एनायन दोनों पार्ट में क्या है, यानी कैटायन पार्ट में डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, तो इट विल कम अंडर हेट्रोलेप्टिक। ओके, एक और केस हेट्रोलेप्टिक का स्टूडेंट हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लिया एक कॉम्प्लेक्स ले लिया हमने PT, PR2, Cl2 और अमोनिया whole twice. This is also case of what? Heteroleptic. जैसे मान ली इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम आपसे पूछें कि सेंट्रल मेटल कौन है, ऑब्वियसली बात प्लैटिनम। इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी देखिए, इसके पास आयोनाइजेशन स्फीयर में कुछ नहीं, यानी इस पे चार्ज कितना गया? 0। अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। Cl पे 1 चार्ज होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2। Br पे यहाँ पे 1 चार्ज होगा, जो 2, ऑब्वियसली यहाँ पर कितना आ गया? 4। तो प्राइमरी वैलेंसी स्टूडेंट कितनी आ गई? प्राइमरी वैलेंसी आ गई यहाँ पर 4। सेकेंडरी वैलेंसी यानी हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इट हैज एक्सेप्टेड? 6। 2 अमोनिया 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 Cl माइनस 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 Br माइनस 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ गई। ठीक है ना, हेट्रोलेप्टिक है, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, सब कुछ हमने बता दिया स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट इसके बाद ये बेसिक टर्म्स हैं इनके बारे में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे कि लिगेंड्स के
का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जे मेंस और एडवांस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।